गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कृष्ण, क्या नाम है भाई? प्रज्ञा, चलिए जो भी नाम आपका है भाई, और खुशी, विराट, एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। होपफुली सभी लोग बढ़िया होंगे, जबरदस्त मस्त होंगे, और हम शुरू कर रहे हैं आज की क्लास को। आज हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन और मॉनेटरी पॉलिसी, जो इसको कंट्रोल करने के लिए बनाई जाती है। दोनों ही टॉपिक को रिवाइज करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में, और हम इन्फ्लेशन की बात करें अगर, तो बेसिकली आप जानते हो इन्फ्लेशन क्या है, और इन्फ्लेशन से रिलेटेड हमें क्या कुछ पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन के विषय में, तो हम सबसे पहले एक बात याद रखते हैं क्या, देखो, जब भी कभी प्राइस हमारे इंक्रीज होते हैं, तो प्राइस का अप होना, प्राइस का इंक्रीज होना जनरली तौर पर आप जानते हैं मनी की वैल्यू को डिक्रीज भी करता है। क्योंकि जो हमारी मनी की वैल्यू होती है, जो मुद्रा का मान होता है, जिसे हम परचेजिंग पावर कहते हैं एक्चुअल में, यानी हमारे पैसे की खरीदने की क्षमता, वो जो परचेजिंग पावर है वो डाउन करती है जब मनी वैल्यू यानी प्राइस इंक्रीज होते हैं तब। तो ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन ही मैंने आपको क्या बताया, प्राइस का अप होना, मनी वैल्यू का डाउन होना ही एक्चुअली इन्फ्लेशन कहलाता है, और इसी को रिवर्स कर दें तो डिफ्लेशन कहलाएगा। तो एक तो हम ये बात सीखते हैं इन्फ्लेशन का सिंपली तौर पर मतलब क्या हुआ, ठीक है। और हमें यह भी याद रखने की जरूरत है कि हमारे देश में जो इन्फ्लेशन है, यानी मैं इन दोनों के अगर रिलेशन की भी बात कर लूं आपसे साथ में, तो आपको यह समझ में आ रहा है कि सर अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन होगा, नेगेटिव रिलेशन होगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है जी। अब मैंने आपसे कहा कि महंगाई तो होनी चाहिए देश में, याद रखना, महंगाई होनी चाहिए देश में, क्योंकि महंगाई होगी तो देश विकास करेगा, महंगाई होगी तो देश की तरक्की होगी, महंगाई होगी तो देश में समृद्धि आएगी और देश विकसित बनेगा। आपको लगेगा कि थोड़ा सा उल्टा हो रहा है कुछ, क्या कि महंगाई होगी तो तरक्की होगी, ऐसा क्यों? देखो, अगर महंगाई नहीं होगी तो एक ओवरऑल इकोनॉमी के लिए वो देश ग्रो नहीं कर सकता, तरक्की नहीं हो सकती। रीजन ये है क्योंकि देश में कंज्यूमर भी है और प्रोड्यूसर भी है। यानी एक इंसान जब कुछ खरीदता है तो कंज्यूमर बन जाता है, जब वो कुछ बेचने लगता है, बिजनेस करने लगता है, तो प्रोड्यूसर बनता है। तो अब कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, लेकिन एक देश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो देश के लिए महंगाई अगर 4 ± 2% की रेंज में है तब वो अच्छी है। यानी सामान्य तौर पर इतनी महंगाई होना चाहिए देश में, और इतनी होगी तो देश ग्रो करेगा, तरक्की करेगा, महंगाई तो होनी चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए और ना ही इससे कम होनी चाहिए। सिंपली तौर पर आप ये समझ लो कि महंगाई अगर इस रेंज में है तो ठीक है, लेकिन इस रेंज के बाहर है तो खराब है। बोलो हाँ या ना? अब यहां पर समझने की जरूरत है कि सर ये जो महंगाई आई हमारे लिए, इस महंगाई में मैंने जैसे अभी बोला कि कंज्यूमर है और एक प्रोड्यूसर है, बोला ना आपसे, तो आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल। अगर कोई इंसान कंज्यूमर बनता है तो कंज्यूमर के लिए कीमतों का बढ़ना, कोई भी सामान का बढ़ना, रेट का बढ़ जाना, उसके आपके लिए क्या होगा? तो आप कहोगे सर अगर कोई इंसान कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो हम यही कहेंगे वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके लिए कीमतें बढ़े, क्योंकि उसके लिए महंगाई का बढ़ना लॉस करेगा, नुकसान देगा, हानि पहुंचाएगा। क्यों भाई? आप भी तो सोचिए ना, आप कोई सामान 100 रुपए का लेकर आते थे, अब वही सामान 150 रुपए का मिलने लगे, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो लॉस हो रहा है, क्योंकि आपके पास जो सेविंग है इनडायरेक्टली वो बच नहीं रही। अब ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, सेविंग नहीं होने लगेगी, अब आपके लिए तो नुकसान हो गया ये। लेकिन प्रोड्यूसर जो बेचने वाला है, अगर आप यही बात उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो वो तो चाहता है कि प्राइस बढ़े, क्योंकि जब प्राइस बढ़ेंगे तो प्राइस बढ़ने के साथ साथ उसका प्रॉफिट मार्जिन, प्राइस बढ़ने के साथ साथ उसका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी इंक्रीज करेगा, और वो तो चाहता है प्रॉफिट बढ़े मेरे लिए। बात समझे भाई? कौन सी चीज कितने की बिक रही है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्रोड्यूसर के लिए, उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है प्रोडक्ट को बेचने पर। तो उसके लिए बेनिफिट कह लो, प्रॉफिटेबल कह लो, लाभदायक कह दो हिंदी में चाहो तो ये बेनिफिटेड होगा। अच्छा, ऐसे ही कोई उधार दे किसी को तो उसे क्रेडिटर कहते हैं, जो उधार देता है, और जो लेता है उधार उसे डेटर कहते हैं।
बात समझना। अब जिसने उधार दिया उसे क्या मिलेगा बदले में? आप कहोगे सर ब्याज मिलेगा, लेकिन जितना भी ब्याज मिलेगा उसे महंगाई उसके ब्याज को कम कर देगी। मान लो एग्जांपल, आपने किसी को दिए तो आप तो क्रेडिटर हुए, तो अब आपने किसी को उधार दिया तो उसने आपको 10% ब्याज दिया, लेकिन देश में 6% बढ़ गई महंगाई। तब आप क्या कहोगे? सर हमने दिया था उधार, हमें 10% मिला, लेकिन जब 6% महंगाई बढ़ गई तो रियलिटी में तो 4 ही मिला ना, 6 तो महंगाई में चला गया। तो अगर आप इस बात को सोचें कि आपको फायदा हुआ नो डाउट, लेकिन 10 नहीं बस 4 का ही तो हुआ। क्यों? क्योंकि बाकी पैसा तो आपका भी उसमें चला गया, इन्वेस्टमेंट जो इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो अगर यही बात मैं कहूं कि क्रेडिटर के लिए स्पेसिफिकली, जिसे आप लेंडर भी कहते हो, तो उसके लिए महंगाई का बढ़ना लॉस है। लेकिन वहीं अगर जो उधार ले रहा था, जिसने उधार लिया था, जिसे डेटर या बोरोवर कहते हैं, तो उसके लिए बेनिफिट हो जाता है। तो हम ये भी बात याद रखते हैं कि बेसिकली ये क्या हुआ और उसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाना चाहिए। पूरे देश के लिए तो अलग होगा, एक कॉमन वैल्यू तो अलग होगी, लेकिन हर एक व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होगा। अच्छा, महंगाई जब आती है तो आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी पे बात हो रही है ना भाई। चलो अभी हम मॉनेटरी पॉलिसी भी देखेंगे, यहां पर देख लीजिए एक बार, ठीक है? क्योंकि महंगाई को कंट्रोल तो यही करेगी ना, अभी समझाऊंगा मैं आपको। ठीक, तो अब आपने कहा देखो, अब महंगाई बढ़ने के देखो दो मुख्य कारण होते हैं, दो मुख्य कारण महंगाई बढ़ने के होते हैं। एक कारण को बोलते हैं डिमांड पुल। क्या बोलते हैं भाई? डिमांड पुल। डिमांड पुल का मतलब होता है जो डिमांड को बढ़ाता है, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ती है। अब कोई भी चीज है उसकी मांग बढ़ जाए, डिमांड बढ़ जाए, तो आपको पता है ना भाई, जब रेट बढ़ेंगे ना उसके, क्योंकि भाई हर कोई खरीदना चाहता है उसे, तो जब डिमांड बढ़ जाए, तो जब डिमांड बढ़ जाए तो एक महंगाई है। अच्छा, दूसरी महंगाई को बोलते हैं कॉस्ट पुश, यानी जब आपकी लागत बढ़ जाए। अगर आपकी लागत बढ़ जाएगी यानी उसको बनाने का खर्चा, तो ऑब्वियस से बढ़ी हुई लागत होगी अगर, तो भी उसके रेट बढ़ाने पड़ेंगे। तो डिमांड पुल का मतलब, जैसे कि मान लो देश में बहुत पैसा हो जाए, देश में सभी लोगों के पास बहुत सारा पैसा हो जाए, आरबीआई बस नोट छापता रहे और गरीबों को देता रहे, आपको लगेगा कितना अच्छा काम हो रहा है ना? वो अच्छा काम नहीं है। क्यों? ज्यादा पैसा आएगा लोगों पर तो लोग उस पैसे से डिमांड ही तो करेंगे ना। जब लोगों के पास पैसा आएगा, डिमांड करेंगे लोग, तो मनी सप्लाई अगर बढ़ जाए तो आप कहेंगे लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, बस महंगाई आ गई। फिर जब पॉपुलेशन बढ़ जाए तो भी डिमांड ज्यादा करेंगे, आपने कहा जी बिल्कुल करेंगे, नो डाउट। जब सरकारी खर्च बढ़ जाए यानी लोगों की इनकम बढ़ जाए, भाई सरकार खर्च ज्यादा करेगी, लोगों के पास ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा। सरकार टैक्स लगाना कम कर दे तो लोगों के पास मतलब लोगों के पास पैसा ज्यादा हो जाए किसी माध्यम से, ताकि वो डिमांड ज्यादा करें। ब्याज कम हो जाए, ताकि सस्ता लोन मिले। ये वो कारण है जो महंगाई बढ़ाएंगे, और इन्हीं का अपोजिट कर दोगे तो वो महंगाई घटाएंगे। मतलब मैं कहूं कि महंगाई चल रही है देश में, कम करनी है, तो बताओ टैक्स क्या करें? तो आपको समझ में आया कि टैक्स कम करने से महंगाई बढ़ती है, तो टैक्स ज्यादा कर दो महंगाई कम हो जाएगी। ब्याज दर कम करने से महंगाई बढ़ती है, ब्याज की दर यानी रेपो रेट वगैरह बढ़ा दो, महंगाई कम हो जाएगी। सरकारी खर्च बढ़ाने से महंगाई बढ़ती है, सरकारी खर्च कम कर दो महंगाई कम हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? तो इस तरीके से डिमांड पुल है। और कॉस्ट का मतलब है, मान लो किसी प्रोडक्ट को बनाने की जो कॉस्ट है, जैसे आपने कहा कि जो सप्लाई है किसी प्रोडक्ट की,
जो उस प्रोडक्ट की सप्लाई है वो कम हो गई। मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट की जो सप्लाई है एक्चुअल में वो कम हो गई, तो प्रोडक्ट की सप्लाई कम हो गई मान लेते हैं। किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो इनपुट कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट होती है, जो उसके इनपुट की कॉस्ट होती है वो हाई हो गई। ब्लैक मार्केटिंग करने लगे, मटेरियल महंगा हो गया, ज्यादा वेजेस देने पड़ रहे हैं, मजदूरी ज्यादा देनी पड़ रही है। भाई मजदूरी किसको देंगे? मेरे पास कोई काम करने लगे तो मैं उसको मजदूरी अगर ज्यादा दूंगा तो कहां से लाऊंगा? प्रोडक्ट महंगा करके वसूल करूंगा। भाई कोई अपने घर से तो नहीं लेकर आएगा ना। कोई भी कंपनी हो, अगर उसके एम्प्लॉयज को ज्यादा सैलरी देनी पड़ रही है तो प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ाएगा, क्योंकि एम्प्लॉय उसके लिए एक तरह से कॉस्ट जो है वो मटेरियल है। जितनी कॉस्ट बढ़ेगी, चाहे मटेरियल की कॉस्ट बढ़े, चाहे मजदूरी देने की कॉस्ट बढ़े, चाहे टैक्सेस देने की जो कंपनी देती है वो अलग टैक्स, इनडायरेक्ट होते हैं वो बढ़े, सरकार को ज्यादा पैसा किसी माध्यम से देना पड़े कंपनी वालों को, तो सारा वसूल तो प्रोडक्ट बेच के ही करना है ना उन्हें, तो ये रेट बढ़ा देंगे उस चीज के। भाई अगर आप देखिए ना अभी कि आपने कहा जी गैस का सिलेंडर महंगा हो गया, ऑफिशियली देखा जाए तो कमर्शियल महंगा हो गया, अनऑफिशियली तो सारे ही महंगे हो गए। अब उन्होंने क्या करा? आप जो भी खाते हो स्ट्रीट फूड, आप देखिए, मेनली मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो हर स्ट्रीट फूड अब महंगा हो गया। जो 10 का मिल रहा था वो कह रहा 20 से कम देंगे ही नहीं, क्या करें? गैस बहुत महंगी है, ठीक है। आप लेकर आ रहे कोई प्रोडक्ट, क्वांटिटी कम कर दी उन्होंने थोड़ी सी, क्या करें? बैलेंस तो करना है ना कहीं ना कहीं। तो बस ये बात याद रखें। तो अब ये सारी बातें हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर महंगाई है तो कम कैसे होगी? इसके लिए देखो हमारे देश में, याद करो और आप मुझे बताओ। देखो रिवीजन का मतलब क्या है? आपकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। आप पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, आपकी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। अगर आप इन्वॉल्व रहेंगे तो बहुत अच्छे से बात समझ पाएंगे। बोलो हाँ या ना? तो एक एक बात जो है मैं आपको समझाने का प्रयास कर। अब देखिए हम क्या कह रहे हैं आपसे समझने। जब मैं आपसे ये बात कहता हूं कि देखो एक पॉलिसी है जिसको कौन बनाता है? आरबीआई। अब आरबीआई इसमें देखो क्या बनाता है, ये हर एक साल में 6 बार, यानी हर 2 महीने में एक बार बनती है। जैसे एक वर्ड आता है सीआरआर। इसका मतलब क्या है? देखो, कैश रिजर्व रेशो, मतलब हर बैंक को कुछ परसेंट पैसा कैश में, ओनली कैश, इसके अलावा कुछ, कैश में आरबीआई के पास रखना होता है रिजर्व के तौर पर। दो मैंने क्या कहा? सीआरआर में क्या होता है भाई? ओनली कैश। और दूसरी बात किसके पास? आरबीआई के पास। और तीसरी बात कितना परसेंट? तो आज के समय, क्योंकि परसेंटेज तो बदल सकती है, आज के समय 3% है। तो आज के समय कितना है भाई? 3% है। यानी अगर बैंक में 100 रुपए डिपॉजिट हुए हैं तो 3% का सीआरआर बना। बोलो हाँ या ना? लेकिन आपने कहा हर बैंक रखता है, ठीक है रखेंगे। सवाल इससे महंगाई कैसे कम होगी? अब सोचिए, अगर मैं सीआरआर को मान लो 3% है तो 100 रुपए में कितने गए सीआरआर? जरा देखो। तो आपने कहा 3 बचे कितने? 97। ये वो लोन दे सकता है, वो इन्वेस्ट कर सकता है बैंक। लेकिन अगर मैं सीआरआर को 4 कर दूं या 5 कर दूं तो इनडायरेक्टली बैंक वाले जो लोन दे रहे हैं सर वो अब कम दे पाएंगे। ये तो मतलब हुआ ना, क्योंकि अब वो आरबीआई के पास ज्यादा रखेंगे तो लोन कम दे पाएंगे। और जो लोन कम दे पाएंगे क्योंकि अब उन्हें इसी लोन से अपने सारे खर्चे पूरे करने हैं। पहले वो 97 दे रहे थे, उससे अपने खर्चे पूरे करने थे, प्रॉफिट कमाना था। अब 96 से, तो एक तो ये लोन कम दे पाएंगे, ऊपर से ब्याज भी ज्यादा लगाएंगे, क्योंकि अब इन्हें इसी में से कमाना है ना सारा पैसा। तो अब आपने कहा सर इसका मतलब लोन कम गया। तो जब जब सीआरआर बढ़ता है, ये इससे महंगाई, इन्फ्लेशन, मार्केट का पैसा घट जाता है। और अगर महंगाई बढ़ानी हो तो इसे घटा दिया जाता है। मतलब उल्टा करना है, सीधा सीधा महंगाई का और इसका मामला उल्टा चलता है।
बोलो हाँ या ना, बताओ। चले भाई। तो अभी देखिए भाई, यहां पर तो सीआरआर जो है वो ओनली कैश है। जो आरबीआई के पास है 3% है सीआरआर है। चले भाई, बताएं। तो अब देखिए क्या होगा। तो अब देखिए यहां पर एक होता है एसएलआर। क्या होगा भाई, बोलो। आप नहीं बोल रहे हो भाई। एसएलआर में क्या है कि ये जो पैसा है ये कैश में भी और गोल्ड भी। कैश भी और गोल्ड भी। बोलो। अब इसमें आप कैश रख लो या गोल्ड रख लो, लेकिन रखना बैंक को अपने पास है। तो एसएलआर का मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है, जो बैंक को अपने ही पास रखना होता है। और अभी की तारीख में ये 18% है। तो अब बात फिर वही है, आप इस 18 को अगर बढ़ा दोगे तो बैंक अपने ही पास रखेगा। लोन तो तब भी नहीं दे सकता ना इस पैसे को, ये समझो। लोन नहीं दे सकता बैंक जो पैसा अपने पास रखता है। सामान्य तौर पर यह सीखा सर, 3% रखा वो सीआरआर है, और उसके अलावा 18 रखा वो एसएलआर है, बच गया 79, वही लोन दे सकता है। इनमें से कुछ भी बढ़ा दो लोन कम दे पाएगा। तो अब आपने कहा इसमें सीआरआर, माफ कीजिए, एसएलआर अगर बढ़ गया तो भी महंगाई कम होगी, क्योंकि बैंक लोन कम दे पाएगा। बोलो। अजय, खुशी, विमर, शिवानी, एवरीवन, बताओ भाई, बात समझ पा रहे हो? अच्छा, एक टर्म है बैंक रेट। ये वो टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बैंक रेट। देखो, बैंक रेट का मतलब है, देखो, जब आरबीआई बैंक को लोन देता है, आरबीआई लॉन्ग टर्म लोन देता है बैंक को। अगर मान ले हम आरबीआई जो है किसी बैंक को लोन दे, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, तो जब आरबीआई किसी बैंक को लोन देता है लॉन्ग टर्म के लिए, उसे कहते हैं बैंक रेट। और आज की तारीख में वो है 5.5% लॉन्ग टर्म के लिए। अब एक बात सोचो, रेट बढ़ जाए, बैंक वालों को जो लोन आरबीआई से मिल रहा है वो महंगा मिले, तो बैंक वाले जनता को, कस्टमर को अपने महंगा देंगे या सस्ता देंगे? महंगा ही देंगे। अगर बैंक रेट बढ़ेगा तो इसका मतलब है बैंक वालों को भी मार्केट का रेट बढ़ाना पड़ जाएगा, जिस कारण लोग लोन लेना ही कम कर दें। क्योंकि महंगा लोन कौन लेगा? सस्ता ब्याज हो तो ले लेगा हर कोई। तो बैंक रेट अगर बढ़ेगा तो फिर इन्फ्लेशन घटेगा, है ना, उल्टा चलेगा फिर से। बात समझ पा रहे हो भाई? बोलो हाँ या ना।
बोलो भाई चलो, अब इसी को आगे कर दो कि सर अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए दे तो उसे कहेंगे मेरे भाई रेपो रेट। क्या? जब आरबीआई किसी बैंक को लॉन्ग दे लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, कम समय के लिए, और ये अभी है 5.25, फर्क समझ में आया हो तो बताओ कि लॉन्ग टर्म है तो बैंक रेट बोल देंगे, शॉर्ट टर्म बोल है तो रेपो रेट बोल देंगे, और बात फिर वही है सर। और सबसे इंपॉर्टेंट रेट तो रेपो रेट ही है ना, इन सारे रेटों में रेपो रेट ही सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन बात यह है कि सर अगर रेपो रेट बढ़ गया तो मतलब बैंक्स को जो लोन मिल रहा है आरबीआई से वो ज्यादा ब्याज पर, जब ज्यादा ब्याज पर बैंक को मिलेगा तो बैंक वाले भी ज्यादा ब्याज पर देंगे, लोग लोन लेना कम कर देंगे। बोलो हाँ या ना? यहां भी वही बात है, रेपो रेट बढ़ेगा तो भी महंगाई कम करेगा, बैंक रेट बढ़ेगा तो भी महंगाई कम करेगा, सीआरआर बढ़ेगा तो भी महंगाई कम करेगा, एसएलआर बढ़ा तो भी महंगाई कम, ये सब जो है वो महंगाई को कम ही करेंगे। बोलो, और अगर बैंक को एक दिन इमरजेंसी के लिए लोन चाहिए होगा, एक दिन के लिए इमरजेंसी के लिए लोन चाहिए होगा, तो याद रखो जब आरबीआई किसी बैंक को ओवरनाइट मतलब एक दिन के लिए लोन देगा, जो कि अभी 5.5% है, और ये 5.5 तो साल का ही होता है, हम जितने दिन की बात करें उतने दिन का निकालेंगे। ये मत सोचना कि 5.5 एक दिन के लिए भी लगेगा और लॉन्ग में भी 5.5, परसेंटेज 5.5 रहेगी, लेकिन होती तो साल भर की है ना। ये तो आपको जितने दिन की बात चले उतने दिन से और करना पड़ेगा कैलकुलेशन। और जब ये एमएसएफ रेट बढ़ेगा तो भी आपने कहा जी रेट कोई भी बढ़वा लो, रेट बढ़ेंगे तो महंगाई कम होगी, सीधा सा लॉजिक है। रेट बढ़ेंगे तो महंगाई कम, क्योंकि रेट बढ़ेंगे लोन महंगे होंगे, कोई लोन नहीं लेगा। लेकिन अब इसी बात को आप उल्टा कर दो, क्या करोगे? इसी बात को उल्टा कर दो, बोलो। बिल्कुल, एक क्वेश्चन क्या प्लीज बहुत सारे पूछ लो, आप पूछ लो बस। अब देखो उल्टा कर दो, जब आप कहोगे कि बैंक वाले लोन दे आरबीआई को, बैंक वाले लोन दें आरबीआई को, अब यहां पर दो सिचुएशन है, टाइम नहीं है, गारंटी वाला या बिना गारंटी, मतलब कुछ गिरवी रखेंगे या बिना गिरवी रखे। अब बैंक लोन दे आरबीआई को गिरवी के बिना, गिरवी समझते ना, कुछ गारंटी सिक्योरिटी, तो उसका ब्याज है अभी 5%। यानी आरबीआई वाले लोन ले रहे हैं बैंक से बिना गारंटी के, बिना गिरवी के, बिना गारंटी के, तो उसके ब्याज को बोलेंगे एसडीएफ रेट, उसके ब्याज को बोलेंगे एसडीएफ रेट, बिना गारंटी। और गारंटी हो तो बैंक वाले लोन दे रहे हैं आरबीआई को गिरवी रखकर, गिरवी के बदले, कुछ गारंटी रखवा रहे हैं, कुछ गिरवी रखवा रहे हैं, तो वो ब्याज अभी है 3.35%। ठीक है, क्या आरबीआई भी बैंक लोन लेता? हां ले सकता है, लेता नहीं है जनरली तौर पर, लेकिन ले सकता है, और अगर लेगा तो कितना ब्याज लगेगा ये शर्त है। और दूसरी बात,
बैंक वाले अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास रखते हैं ना, ये तो होता है। बैंक में पैसा है, बैंक का लोन नहीं जा पाया किसी कारण, तो उन्होंने आरबीआई के पास रख दिया। तो सीआरआर पर ब्याज नहीं होता, सीआरआर के अलावा रखेंगे अगर तो ब्याज मिलेगा बैंक वालों को। भाई मैं अपना पैसा बचता है तो बैंक में रखता हूं, मुझे बैंक ब्याज देता है। बैंक पैसा बचेगा तो आरबीआई में रखेगा, उससे ब्याज मिलेगा। सीआरआर तो जरूरी है, वो तो रखना है सब, उस पर ब्याज नहीं है उसके अलावा। तो अब ये कह लो कि आरबीआई बैंक से लोन लेता है, या यूं कह लो कि बैंक वाले अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास रखते हैं। तो इस तरीके से होगा। क्लियर हुई बात? तो आपने कहा इसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक। और एक बात, जो सरकार की सिक्योरिटी होती है, अच्छा सरकार का एजेंट कौन है ये बताओ मुझे। जो सरकार है हमारी, उसका एजेंट कौन है? तो क्या कहोगे आप? तो जो सरकार है उसका जो एजेंट है, वो कौन है? तो एक बात याद रखना, वो आरबीआई है। और जब आरबीआई सरकारी चीजों को बेचता और खरीदता है महंगाई कंट्रोल करने के लिए, उसे कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। बताओ भाई। सर आरबीआई से हम नहीं, हम नहीं ले सकते भाई। हमसे वो डील नहीं करेगा आरबीआई, ना हमारा खाता खुलेगा, ना हम जमा कर सकते, ना लोन ले सकते। हम बैंक से लेंगे, बैंक वाले नो आरबीआई से लेंगे, बस ये बात है। तो आरबीआई का गवर्नर की जो पोस्ट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है भाई। बताओ। तो आप कहेंगे आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूति, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदना और बेचना भी। जब ये खरीदता या बेचता महंगाई एडजस्ट करने के लिए, तब उसे कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। बात क्लियर हुई? तो इस तरह से हमें याद रखना है। तो आरबीआई के द्वारा जब भी सिक्योरिटीज को खरीदने और बेचने की बात होगी, तब ये टर्मिनोलॉजी हमारी क्लियर होनी चाहिए। बोलो हाँ या ना। चलिए, तो ये लगभग बात पूरी हो गई। तो इस तरह महंगाई आती है और महंगाई को आरबीआई कंट्रोल करता है। अब इसी में कुछ वर्ड होते हैं, लाइक जैसे समझो, एक आता है सर डिसइंफ्लेशन। जब महंगाई कम करते हैं तब उसे डिसइंफ्लेशन कहते हैं। तो डिसइंफ्लेशन होता है क्या? डिक्रीज ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई का कम होना। डिफ्लेशन होता है, याद करो, महंगाई का नेगेटिव में होना। एक होता है महंगाई कम होना, अच्छी बात है,
कम हो जाए, जो ज्यादा है अगर, और एक होता है महंगाई का नेगेटिव हो जाना, माइनस हो जाना, वो गलत बात है। एक होता है स्टैगफ्लेशन, जब महंगाई और बेरोजगारी एक साथ हो, महंगाई भी हो और प्लस बेरोजगारी भी हो। तो महंगाई और बेरोजगारी अगर एक साथ बढ़े तब क्या बोला था, स्टैगफ्लेशन। जब आपके प्राइस ना बढ़े लेकिन लोग क्वांटिटी कम कर दे तो श्रिंकफ्लेशन। क्या होता है, प्राइस सेम रहे लेकिन जैसे पार्ले जी का एग्जांपल देता हूं, क्वांटिटी घटा दी जाए कि भाई बिस्किट कम कर दिया, वजन कम कर दिया, साइज छोटा कर दिया, लेकिन प्राइस सेम है। तो हर एक तरीके से काम होता है और जिस भी तरीके से काम होगा वो इंपॉर्टेंट होगा। चलिए भाई, वो तो देखो हो जाता है कभी कभार, ऐसा नहीं है। और क्या नाम है, रश्मि रंजन। चलिए, तो बट चलती हैं सारी चीजें, लेकिन ऐसा नहीं हर जगह होता और हर बार होता है। चीजें बहुत अच्छी हुई हैं पहले के मुकाबले, टाइम पर एग्जाम होना, टाइम पर उसका रिजल्ट आना। आजकल कम से कम ये हुआ, हाँ कई बार समस्याएं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम को लेकर हो जाती हैं। तो ये आपके पास, चलिए रिवीजन की बात हमारी हो रही थी, जो जबरदस्त तरीके से आपने याद कर लिया दोबारा से, इन्फ्लेशन भी, मॉनेटरी पॉलिसी भी। आगे भी रिवीजन करवाऊंगा मैं, गरीबी और बेरोजगारी का रिवीजन करेंगे हम लोग कल। तो गरीबी क्या है, बेरोजगारी क्या है, एक बार कंप्लीट रिवीजन देखेंगे दोबारा से कल की क्लास में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।